स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन वेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक अंतराल चैप्टर 3 विस्कोहर की माटी। इसमें इसके लेखक हैं विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी ने इस अंश में अपने बचपन की एक एक घटना के जरिए अपने बचपन को दोबारा जिया है। पूरी रचना में लेखक अपने देखे भागे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करता है। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नई है। लेखक ने यहाँ पर ग्रामीण जीवन की प्राकृतिक सौंदर्य की छटा से अवगत कराया है। भाई, इस चैप्टर में लेखक ने ग्रामीण जीवन का जो प्राकृतिक सौंदर्य की छटा होती है उससे लोगों को, पाठकों को अवगत कराया है। और वहीं अपने शहरों की भागदौड़ में सब समाप्त होता जा रहा है। भाई, वहीं पर आजकल शहरों में भागदौड़ इतनी है, इतना प्रदूषण है, इतना सब कुछ है, वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य समाप्त होता जा रहा है। तो लेखक ने इस अंश में उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद, भाई अपने उम्र के कई पड़ाव पार करे हैं, बचपन से लेके किशोरावस्था तक कई पड़ाव पार करे हैं और अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली लोक कथाओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस तरह हमने लेखक की आत्मकथा को पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन से पढ़ा। हमने देखा कि लेखक ने चैप्टर में किस तरह अपनी आत्मकथा को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ परिवेश कर पाठकों तक पहुंचाया है। तो अब हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं लेखक इसके माध्यम से भी हमें किस प्रकार अपने बचपन की यादों को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ मिलाकर हमें बताता है। प्रश्न नंबर 1, कोइया किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताएं। कोइया एक जल पुष्प है। भाई, कोइया एक तरह का जल में खिलने वाला फूल है। इसे कुमुद और कोका बेली भी कहते हैं। शरद ऋतु में जहाँ भी गड्ढा और उसमें पानी होता है वहीं कोइया फूल उठती है। भाई, शरद ऋतु में बारिश के मौसम में जहाँ पर भी गड्ढे में पानी भर जाता है वहाँ पर कोइया का फूल उग जाता है। कुमुद और कोका बेली भी इसको कहते हैं। रेलवे लाइनों के दोनों ओर प्राय गड्ढों में पानी भरा होता है। इनमें कोइया फूलता है। कोइयों को सर्वत्र देखा जा सकता। भाई, कोइयों को सर्वत्र का मतलब सारी जगह आराम से देखा जा सकता है। यह कोई इस तरह का फूल नहीं है कि इसे एक स्पेशल एनवायरनमेंट की जरूरत पड़े। ये हर जगह जहाँ पर भी पानी, गड्ढे में पानी होगा वहीं पर उग जाता है। विशेषताएं क्या इसकी? शरद की चांदनी में सरोवर में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइयों की पत्तियां एक हो जाती है। भाई, शरद की चांदनी, शरद ऋतु में चांद की चांदनी जो होती है वह सरोवर में चांदनी का प्रतिबिंब, जो सरोवर के अंदर चांदनी का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो खिली हुई कोइयों की पत्तियां एक हो जाती है, यानी एक जैसी ही लगती है। इसकी गंध मानो मन भावन होती है। उसकी खुशबू जो होती है वह मन को लुभाने वाली होती है। प्रश्न नंबर 2, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, वहाँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी कीजिए। आंसर, भाई इसमें बताया है बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा दूध पीना सिर्फ दूध पीने तक ही नहीं होता है बच्चे का माँ का, वहाँ से उसके बचपन के सारे संबंधों का जीवन शुरू होता है। तो उन जीवन को हमें बताना है। आंसर, जन्म के उपरांत बच्चा भोजन के रूप में माँ के दूध को ही ग्रहण करता है। वह काफ़ी समय तक माँ के दूध से ही अपना पेट भरता है। माँ अपने आंचल में छिपाकर बच्चे को दूध पिलाती है। यह बच्चे का केवल दूध पीना ही नहीं है, इस क्रिया के साथ माँ बच्चे के सारे संबंध चरितार्थ होते हैं। भाई, माँ और बच्चे के सारे संबंध होते हैं, वो केवल दूध पिलाना ही नहीं होता। माँ बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है। बच्चा माँ की गोद में कभी रोता है, कभी हंसता है और कभी वह
माँ से चिपटता है और माँ को पैर मारता है। माँ को बच्चे की ये सब क्रियाएं अच्छी लगती है। वह इन क्रियाओं के दौरान बच्चे को प्यार करती है, उसे अपनी स्नेह छाया से दूर होने नहीं देती। वैसे वह स्नेहवंश कभी कभी उसे मारती भी है, तब भी बच्चा माँ से चिपटा रहता है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श गंध भोगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह पेट में अपनी जगह ढूंढ रहा हो। भाई वो माँ के पेट से चिपका होता है तो उस पर अपनी स्पर्श और गंध को भोगता है। वो 9 महीने पेट में रहता है तो उसको स्पर्श और गंध का एहसास होता है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब वो अलग खुशबुओं और गंध और स्पर्श के संपर्क में जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह पेट में अपनी जगह ढूंढ रहा है। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ युवती होती है, उसके स्तन दूध से भरे होते हैं। वह बच्चे को माँ, नारी, मित्र सभी प्रकार का सुख एक साथ देती है। माँ की गोद में लेटकर बच्चे का माँ का दूध पीना जड़ से चेतन होने यानी मानव जन्म लेने को सार्थकता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 3, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया? आंसर, विश्वनाथ जब शिशु था तब पहले वह अकेला था, माँ के दूध का एकमात्र हकदार था। और तभी छोटा भाई आ गया। भाई वो जब अकेला था तो माँ के दूध पर उसका अकेले का हक था। अब उसका छोटा भाई भी आ गया था। विश्वनाथ माँ के दूध से कट गया। भाई अब माँ उसको छोटे भाई को दूध पिलाती थी, उसको नहीं पिलाती थी। अब माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। इस प्रकार विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। लेकिन विश्वनाथ भी आसानी से कब्जा छोड़ने वाला नहीं था। उसने माँ के दूध के स्थान पर गाय का दूध पीने से इनकार कर दिया। गाय के दूध पहचानते ही वह चीखता, हम गैयक दूध नहीं पियब। भाई हम गैया का दूध नहीं पिएंगे, अम्मक दूध पियब, अर्थात हम गाय का दूध नहीं पिएंगे, अम्मा का दूध पिएंगे। पर दाई की चालाकी से विश्वनाथ का माँ का दूध पीना छुड़ा ही दिया गया। भाई दाई ने विश्वनाथ का दूध पीना छुड़वा दिया। अब छोटा भाई ही अम्मा का दूध पीता था। प्रश्न नंबर 4, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी इन उपायों से परिचित हैं? आंसर, गर्मी और लू से बचने के उपाय। गर्मी और लू से बचने के लिए माँ बालक की धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती। प्याज से लू बेअसर हो जाती है। कच्चे आम का पन्ना गर्मी और लू से बचाता है। कच्चे आम को भूनकर गुड़ या चीनी में मिलाकर उसका शरबत बनाकर पीना, शरीर में लेपना या नहाना भी उपयोगी रहता है। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर धोने से भी गर्मी और लू से बचाव होता है। हाँ, हम भी इन उपायों से परिचित हैं। हम भी प्याज और कच्चे आम को भूनकर प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 5, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? बतख अंडा देने के समय पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है। बतखें अपने अंडे को सेती है। वे अपने पंख फुलाए उन्हें दुनिया की नज़रों से छिपाकर रखती है। भाई वो अपने अंडों को पंख फैलाकर जब वो पंख फुला लेती है तो उनके नीचे दुनिया की नज़रों से छुपा कर रख लेती है ताकि किसी को दिखाई ना दे। बतख बहुत सतर्कता से एवं कोमलता से काम करती है। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चे की देखभाल करती है। विश्वनाथ की माँ और बतख में ममता के आधार पर पर्याप्त समानता है। माँ भी बतख की तरह अपने बच्चे को अपने आंचल की छाया में छिपा कर रखती है। दोनों को अपने बच्चों के साथ लगाव होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विस्कोहर में हुई बरसात को जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। विस्कोहर में वर्षा
सीधे सीधे नहीं आती थी। पहले बादलों के गिरने और गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती थी। पूरे आकाश में इतने बादल घिर आते थे कि दिन में ही रात प्रतीत होने लगती थी। भाई विश्वनाथ जी कहते हैं कि विस्कोहर में जो बारिश होती थी ना, वो बिल्कुल सीधे नहीं होती थी कि एक ही दम बारिश स्टार्ट हो गई, ऐसे नहीं होती थी। पहले आसमान सारा बादलों से घिर जाता था। गड़गड़ाहट की आवाज़, बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देने लग जाती थी। भाई मानो ऐसे लगता था कि बादल हमें आकर कह रहे हैं कि अब बारिश होने वाली है। पूरे आकाश में इतने बादल घिर आते थे कि ऐसे लगता था दिन में ही रात हो गई हो। चढ़ा आकाश गगन धन राजा गांजा। भाई इसका मतलब है कि आकाश पर बादल चढ़ गए हैं और गांजा मतलब वो गड़गड़ाहट कर रहे हैं। धन घमंड गर्जन घर घोरा। भाई वो घमंड में गरज रहे हैं कि हम आ गए हैं और गरज रहे हैं, और चारों तरफ घोर अंधेरा यानी दिन में ही रात हो गई है। जैसा वातावरण उपस्थित हो जाता है, कभी ऐसा लगता था कि जैसे दूर से घोड़ी की पंक्ति दौड़ी चली आ रही है। भाई ऐसा लगता था, वातावरण इतना अच्छा हो जाता था कि दूर से घोड़ियों की पंक्ति दौड़ी चली आ रही है। कई दिन तक बरसने पर दीवार गिर जाती थी। भाई बारिश कई दिनों तक लगातार बारिश होती थी तो घरों की दीवारें गिर जाती थी, घर धंस जाते थे। जब भीषण गर्मी के बाद बरसात होती, तब कुत्ते बकरी मुर्गी आवाज़ें करते हुए इधर उधर भागे फिरते थे। भाई जब बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी हो जाती थी, उसके बाद बारिश होती थी, तो जो गली में कुत्ते बकरी और मुर्गे होते हैं वो आवाज़ करते हुए अपनी अपनी भाषा में बोलते हुए इधर उधर भागते फिरते थे, यानी उनको भी गर्मी से राहत मिलती थी। इस वर्षा में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। भाई फोड़े फुंसी खारिश वगैरह हो जाती है गर्मी में, तो वो इस वर्षा में पहली बारिश में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। वर्षा के प्रभाव से दूबों वनस्पतियों आदि में नई चमक दिखाई देने लगती है। वर्षा के बाद कीचड़ बदबू बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। भाई बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाए तो गलियों में मोहल्लों में सड़कों पर कीचड़ बदबू और बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बारिश के फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। प्रश्न नंबर 7, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? आंसर, फूल गंध तो देते ही हैं, यानी फूल खुशबू तो देते ही हैं, इसके साथ साथ वे दवा का काम भी करते हैं। कमल, कोया, हरसिंगार आदि के फूल मनभावन गंध बिखेरते हैं। पीली सरसों खेतों में तेल की गंध तैरा देते हैं। भाई जो पीली सरसों के वो होते हैं, फूल होते हैं, वो सारे खेतों में सरसों के तेल की तरह की गंध खुशबू सारे खेत में फैली होती है। विश्वनाथ के गांव में भरभंडा सू होता है, इसे सत्यानाशी भी कहते हैं। भाई वहाँ पर एक फूल होता है, उसे भरभंडा कहते हैं और उसको सत्यानाशी भी कहते हैं। पर यह फूल दवा का काम बहुत अच्छे से करता है। आंखें आ जाने या दुखने पर माँ उसका दूध आँख में लगाती हैं, वह ठीक हो जाती है। नीम के पत्ते और फूल चेचक के रोगी के पास रखे जाते हैं, इससे वह ठीक रहता है। बेर का फूल सूंघने से बेर बड़े ततैये का डंक झड़ जाता है। भाई बेर का फूल सूंघने से, बेर का पेड़ होता है, उसके फूल होते हैं जो, उनको सूंघने से ततैये का डंक झड़ जाता है। इस प्रकार कई फूल दवा का काम भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक सजीव नारी बन गई, इस कथन के आलोक में निहित जीवन मूल्यों को विस्कोहर की माटी पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आंसर, जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। भाई जाड़े की धूप, सर्दियों की धूप और चैत की चांदनी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज़्यादा होती है। भाई मधुरता और शोभा उसमें भरी होती है, क्योंकि बारिश में भीगकर आई हुई होती है, वो चमकती नहीं है, फिर सिर्फ शोभा ही शोभा छटकाती है। वैसे ही
विस्कोहर की वह औरत। भाई वैसे ही वह औरत थी जिसको देखकर लेखक का मन विचलित हो गया था। पहली बार उसे बढ़नी में एक रिश्तेदार का यहाँ देखा। भाई विस्कोसर ने अपने से 10 साल बड़ी एक औरत को अपने रिश्तेदार के यहाँ बढ़नी में देखा। विश्वनाथ की उम्र उससे काफ़ी कम है। ताज्जुब नहीं, 10 बरस कम हो। विश्वनाथ 10 से ज़्यादा के नहीं थे। देखा तो लगा चांदनी रात में, बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। भाई उस औरत को देखकर लेखक को लगा कि चांदनी रात में बारिश की में जूही के फूलों की खुशबू आ रही है। विस्कोहर में उन दिनों विश्वनाथ संतोषी भैया के घर बहुत आते जाते थे। भाई विस्कोहर में एक उनका वो था संतोषी भैया, उसके पास बहुत आते जाते थे। उनके आंगन में जूही लगी थी, जूही के फूल लगे हुए थे, उनकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी। यूँ भी चांदनी में सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों लताओं पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही हो। भाई चांदनी रात के अंदर जो सफ़ेद फूल हो ना, फूल होते हैं वो ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों और लताओं पर चांदनी के फूल दिखाई पड़ रहे हों। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। भाई सारी चीज़ें प्रकृति है, चांदनी, फूल और खुशबू भी प्रकृति है। और वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई, चांदनी के रूप में लगी। भाई जो वो औरत थी विश्वनाथ को एक औरत नहीं लगी, वो क्या लगी? जूही की लता। भाई जूही के फूलों की लता बन गई और चांदनी के रूप में लगी, जिसके फूलों की खुशबू आ रही थी। भाई जिसके अंदर से फूलों की खुशबू आ रही थी, प्रकृति सजीव नारी बन गई थी। भाई उस समय जो ये प्रकृति है वो एक तरह से सजीव नारी के रूप बन गई थी। और विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधित सब देख रहे थे। भाई विश्वनाथ उस औरत के अंदर आकाश, चांदनी और सुगंध को, सब चीज़ों को देख रहे थे। वह बहुत दूर की चीज़ इतने नज़दीक आ गई थी। सौंदर्य क्या होता है, तदाकार प्रणीति क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, यह सब बाद में सुना, समझा, सीखा, सब उसी के संदर्भ में। भाई सौंदर्य क्या होता है, प्रणीति क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, सब उस औरत के संदर्भ में आकर सुना, समझा और सीखा। वह नारी मिली भी, विश्वनाथ आजीवन उससे शर्माते रहे। भाई वह नारी विश्वनाथ को मिली भी और आजीवन उनसे शर्माते रहे। उसकी शादी विस्कोहर में ही हुई। भाई उस औरत की शादी विस्कोहर में ही हुई थी, इसलिए वो विश्वनाथ से मिलती, भाई नारी उसे मिली। कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बंधाने के बाद उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा। भाई विश्वनाथ जी उस औरत से कई बार मिले और कई बार हिम्मत बांधने के बाद उसने उस नारी को अपने मन की बात करने के लिए कहा, व्यक्त करने के लिए कहा। उन्होंने अपनी बात को नारी के सामने रखा। जो तुम्हें पाई जाए ते जरूर बोराए जाए। भाई जो मैं तुम्हें पा जाऊंगा तो जरूर ही बोराए, मतलब पागल हो जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपने देखा कि विश्वनाथ जी ने किस तरह प्रकृति, उस औरत को प्रकृति की सजीव नारी बना दिया। उस औरत में उन्हें प्रकृति, जूही की लता, चांदनी के रूप में और फूलों की खुशबू, सब कुछ उस औरत के अंदर ही दिखाई देने लगी। संपूर्ण प्रकृति वहाँ दिखाई देने लग गई। तो इस प्रकार लेखक कहता है कि औरतें, भाई जो औरत सुंदर प्रकृति के रूप में है वो केवल विस्कोहर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है? एक बार बड़े गुलाम अली ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई थी। भाई जो गुलाम अली थे उन्होंने एक पहाड़ी ठुमरी गाई थी। अब जो आओ साजन सुने अकेले में याद करे। इस ठुमरी को तो रुलाई आती है। भाई उन्होंने जो ये ठुमरी गाई थी, अब तो आओ साजन सुने अकेले याद करें, तो ये जब ठुमरी सुनता है लेखक तो उनको रोना आता है और उनको
उस औरत की याद आ जाती है कि वही औरत इसमें व्याकुल नजर आती है। भाई इस तरह गाती हुई व्याकुल नजर आती है। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती है, घने काले केश संवारे हुए हैं, उसकी आंखों में आई कथा समाई है। वह सिर्फ इंतजार करती रह जाती है। लेखक को इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर से होता है। योग्यता विस्तार के ऊपर प्रश्न। पाठ में आए फूलों के नाम, सांपों के नाम छाटिए और उनके रंग रूप विशेषताओं के बारे में लिखिए। फूलों के नाम, सांपों के नाम। फूलों के नाम कौन कौन से थे? कमल, कोया, कुमुद, सिंगाड़े का फूल, हर सिंगार का फूल, छोर का फूल। और सांप का नाम क्या था? डोहेड़ा, मजगिदवा, धामिन, गोहुनन, फेटरारा, भटिया। और विशेषताएं क्या थी? तोरिये, लौकी, भिंडी, भटकेरिया, इमली, अमरूद, कदम्ब, कोहड़ा, शरीफा, ये सब सब्जियों और फूलों के फलों के नाम हैं। इनमें विशेषताएं क्या है? डोडा, डोडहा और मजगिदवा विषहीन सर्प होते हैं। डोडहा को मारा नहीं जाता क्योंकि उसे वामन जाति का माना जाता है। धामिन भी विषहीन है लेकिन लंबी होती है। मुंह से कुछ तपाव कर पूंछ से मार दे तो अंग सारे। भाई आप ये एग्जाम में नहीं आते हैं, आप इनको छोड़ दो, आगे क्वेश्चन करो। आप अपनी जानकारी के लिए सिर्फ चैप्टर को पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि ये नाम क्या है। वर्तमान समय में माताएं नवजात शिशु को दूध नहीं पिलाना चाहती। विश्वनाथ स्वयं कहते हैं कि वह दूध कटहा हो गए हैं। अपनी राय लिखिए। इससे पहले एक और क्वेश्चन है, देखिए। इस पाठ से गांव के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? भाई गांव के बारे में आपने क्या जाना, इस चैप्टर के जरिए क्या नहीं जाना, जो जो जानकारी आपको मिली वो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है। भाई हमें गांव के बारे में निम्नलिखित जानकारियां मिली। गांवों का जीवन सीधा साधा होता है। गांव की अपनी स्थानीय सब्जियां होती हैं, वहां उन्हें खाया जाता है। भाई गांव का जीवन सीधा साधा होता है, सभी सब्जियां खेत में बोई होती है और लोग उन्हीं को ही खाते हैं। गांव की अपनी स्थानीय बोली होती है, हर एक गांव की अपनी अपनी बोली होती है। गांव में वनस्पतियां, जल और मिट्टी की विविध रूप देखने को मिलती हैं। अलग अलग तरह की वनस्पति, मिट्टी और पानी होता है। गांव में प्रकृति का स्वच्छंद एवं निर्मल रूप दिखाई देता है। गांव में सब्जियां एवं फलों की भरमार होती है क्योंकि वहाँ पर खेतों में उगाई जाती है सब्जियां और फलों के पेड़ होते हैं। यहाँ के खेतों में तरह तरह के अन्न उपजते हैं। पीली पीली सरसों फूलती है। गांव में प्राय सांप निकल आते हैं। गांव में वर्षा का अपना आनंद होता है। गांव में गर्मी लू से बचने के प्राकृतिक उपाय किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमने देखा कि गांव में किस प्रकार जीवन सौहार्दपूर्ण है और कितना शांति से और साफ स्वच्छता से बीतता है। वर्तमान समय समाज में माताएं नवजात शिशु को दूध नहीं पिलाना चाहती। विश्वनाथ स्वयं कहते हैं कि वह दूध कटहा हो गए हैं। आंसर, वर्तमान में माताएं नवजात शिशु को दूध इसलिए नहीं पिलाती क्योंकि इसमें उनका शारीरिक सौंदर्य नष्ट होता प्रतीत होता है। आज की नारी अपने सौंदर्य की रक्षा के प्रति सीमा से अधिक संचेष्ट है। उनका ऐसा सोचना ठीक नहीं है। बच्चे के विकास के लिए माँ का दूध पीना अत्यंत आवश्यक है। भाई आजकल जो है माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। भाई उनको ड्यूटी पे जाना होता है या फिर अपना शरीर को देखती हैं, लेकिन बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। वो उन्हें कई बीमारियों से बचा कर रखता है। उनके लिए एक दवाई का काम करता है। वो उनके अंदर शारीरिक शक्ति को भरता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विश्वनाथ पर
क्या अत्याचार हो गया? क्या इसे अत्याचार होना कहेंगे? दाई ने किसे क्यों पाला और आपका पालन पोषण किसने किया? दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। विश्वनाथ अभी 3 वर्ष का था कि उसका छोटा भाई आ गया। भाई विश्वनाथ अभी छोटा ही था, उसका भाई आ गया। नवजात शिशु को तो माँ ने दूध चाहा, नवजात शिशु को तो माँ ने दूध पिलाना चाहा। अब तक विश्वनाथ दूध माँ का दूध पीता था, अब से नया बालक पीने लगा। भाई उसका छोटा भाई आ गया था, अब विश्वनाथ का दूध कट हो गया और उसका छोटा भाई दूध पीने लग गया। अतः विश्वनाथ का दूध कट गया, अब उसे माँ के दूध के स्थान पर गाय का दूध पीने के लिए मिलने लगा। उसका पालन पोषण भी कसेरू दाई के जिम्मे आ गया। भाई गांव में एक दाई रहती थी उनके घर के पास, तो उसके जिम्मे उसका पालन पोषण आ गया। माँ अब उसके छोटे भाई को पालती थी और उसे ही दूध पिलाती थी। हम इसे अत्याचार होना नहीं कहेंगे, यह एक स्वाभाविक क्रिया है। नए बालक का माँ के दूध पर अधिक अधिकार होता है, बड़े को यह अधिकार छोड़ना ही पड़ता है। इसमें अत्याचार जैसी कोई बात नहीं है। कसेरू दाई ने 3 वर्ष के बालक विश्वनाथ का पालन पोषण किया। इसका कारण यह था कि विश्वनाथ की मां के दूसरा बेटा हो गया था। अब उसके लिए विश्वनाथ को दूध पिलाना और पालना पोसना कठिन हो गया था। मेरा पालन पोषण मेरी माँ ने ही किया। हमारे यहाँ नए भाई के आने जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति सजीव नारी बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी कारण अपनी दृष्टि से स्पष्ट कीजिए। आंसर, जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज़्यादा होती है। वैसे ही विस्कोहर की वह औरत थी। भाई इस औरत को प्राकृतिक सजीव नारी बना दिया था। उसकी शोभा का भार इतना ज़्यादा था कि चारों तरफ चांदनी की तरह उसका चमकता था सौंदर्य, और उसमें जूही के फूलों की खुशबू आती थी। पहली बार उसे बढ़नी में लेखक ने अपने रिश्तेदार के यहाँ देखा। विश्वनाथ की उम्र काफ़ी कम थी उस समय। ताज्जुब नहीं था 10 वर्ष कम भी हो। विश्वनाथ 10 से ज़्यादा के नहीं थे उस टाइम। देखा तो लगा चांदनी रात में, बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। भाई उस औरत को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि बरसात की चांदनी रात में जूही के फूलों की खुशबू आ रही है। विस्कोहर में उन दिनों विश्वनाथ संतोषी भैया के घर जाते थे और उनके आंगन में जूही लगी हुई थी। उसकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी उनके। यूं भी चांदनी में सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों लताओं पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही हो। चांदनी भी प्रकृति, फूल की भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। भाई सब चीज़ें प्रकृति है। तो वह औरत विश्वनाथ को औसत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई चांदनी के रूप में लगी और जिसके फूलों की खुशबू आ रही थी। प्राकृतिक सजीव नारी बन गई थी और विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधित फूल सब देख रहे थे। वह बहुत दूर की चीज इतने नज़दीक आ गई थी। सौंदर्य क्या होता है, तदाकार परिणति क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, यह सब बाद में सुना, समझा और सीखा। भाई लेखक ने यह सब कुछ तो बाद में सुना, समझा उस औरत के संदर्भ में आने के बाद। भाई उस औरत का जो विवाह था वो उसी गांव में विस्कोहर में ही हो गया था। और नारी, भाई लेखक उस नारी से मिले भी और विश्वनाथ आजीवन उससे शर्माते भी रहे। उसकी शादी विस्कोहर में ही हुई। कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बंधाने के बाद उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, जो तुम्हें पाई जाए तो जरूर बोराए जाए। भाई मैं जो तुम्हें पा जाऊंगा तो मैं जरूर ही पागल हो जाऊंगा। भाई लेखक ने बहुत हिम्मत करके उस औरत के सामने अपने दिल की यह भावना को व्यक्त किया कि अगर मैं तुम्हें पा जाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा। तो इस प्रकार हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को करा।
चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करा, आपने वीडियो को अच्छे से पढ़ा और सुना समझा, तो अब आगे हम इसके एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो वो आप अच्छे से कर पाओगे। आप जब तक चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपको नहीं आएगा। तो आगे आने वाली वीडियोस का वेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।